सबसे पहली बात है जी कि जावास्क्रिप्ट, मैंने आपको बार बार ये कहा जी कि 1995 में बनी थी और ये 10 दिन में लैंग्वेज बनी थी। जब तक नोड आती जावास्क्रिप्ट ने अच्छा खासी बादशाही की है ब्राउजर्स में। अब 2009 तक जावास्क्रिप्ट में कोड लिखने का कोई स्टैंडर्ड नहीं था। 2009 में उन्होंने कहा जी नहीं, कोई ना कोई स्टैंडर्ड। क्यों? क्योंकि हर बंदे की, हर ब्राउजर की अपनी इंप्लीमेंटेशन थी। ठीक है, ब्राउजर जावास्क्रिप्ट को अपने अंदाज से मैनिपुलेट करता या प्रोसेस करता था। तो इससे ये होता था कि आपने एक प्रोग्राम या वेबसाइट के अंदर कोई फंक्शनैलिटी एम्बेड की तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसा पॉसिबल था कि शायद वो सारे ब्राउजर पे जाके सेम बिहेव ना करे। अब ब्राउजर प्रेफरेंस हर बंदे की अपनी अपनी थी, किसी को कोई फोर्स तो नहीं कर सकता कौन सा ब्राउजर यूज़ करना है। तो फिर 2009 में गालिबन या उसके राउंड अबाउट लोगों ने डिसाइड किया कि जावास्क्रिप्ट लिखने का एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, क्योंकि जावास्क्रिप्ट हैज़ बीन वाइडली अडॉप्टेड बाय द यूजर्स। तो इसका कोई ना कोई स्टैंडर्ड होना चाहिए। फिर उन्होंने स्टैंडर्ड बनाया ECMAScript, और ECMAScript 5 आया, फिर 2015 तक ECMAScript 6 आया, फिर 7, 8, 9 और 10, और मेरे ख्याल में उससे ऑनवर्ड फीचर्स आते गए। खैर ये तो उसकी ब्रीफ थी। जब से जावास्क्रिप्ट आया ना, तो जावास्क्रिप्ट के साथ साथ एक jQuery लाइब्रेरी, मुझे उसकी एग्जैक्ट इन्वेंशन की डेट नहीं अंदाजा या ईयर का अंदाजा नहीं है, jQuery एक पर्टिकुलर चीज़ थी। अब jQuery क्या बुलाती? इट वाज नथिंग जावास्क्रिप्ट वनीला जेएस। वनीला जेएस का मतलब ये है कि प्लेन जावास्क्रिप्ट, जिसमें हम जैसे वो मैनुअली डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्यूरी सेलेक्टर और क्यूरी सेलेक्टर ऑल से कुछ डॉम के मैनिपुलेशंस को गेट किया और उनको उनका बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, उनके स्टाइल चेंज कर दिए, उनका बिहेवियर मैनिपुलेट कर लिया कुछ भी, तो दैट इज कॉल्ड एज अ वनीला जेएस। तो काफ़ी सारे लोगों ने ये कहा जी, कहा नहीं बल्कि सोचा और इस पर वर्कआउट किया कि जी हमें जावा ब्राउजर में कोई भी फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करने के लिए पूरा का पूरा एक लंबा सा स्क्रिप्ट लिखना पड़ता है जावास्क्रिप्ट में। दैट्स अ हेडेक ऑब्वियसली। कि तो उन्होंने कहा जी क्यों ना ऐसा हो कि जो कॉमन फंक्शनैलिटीज़ है ना, उनके लिए हम कोई फंक्शन बना के रख लें, या ग्रुप ऑफ या सेट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ फंक्शंस बना के एक लाइब्रेरी के फॉर्म में अवेलेबल कर दें। तो पूरी दुनिया में जितने लोगों ने जावास्क्रिप्ट की कॉमन फंक्शनैलिटी को अचीव करना है, तो वो उन बिल्ट इन फंक्शंस को यूज़ कर लें इंस्टेड ऑफ एक्चुअली राइटिंग द एंटायर स्क्रिप्ट बाय देमसेल्व्स, व्हिच वाज ऑब्वियसली टेकिंग टाइम। सो जावा प्रोग्रामिंग में एक रूल है कि डोंट री इन्वेंट द व्हील। इफ समथिंग हैज ऑलरेडी बीन रिटन, ट्राई टू यूज दैट इफ इट फुलफिल्स योर रिक्वायरमेंट। अगर वो आपकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं करती तो फिर आप कस्टम की तरफ जाएं। तो उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई। लाइब्रेरी का जब भी मैं नाम लेता हूं तो लाइब्रेरी इज नथिंग बट अ सेट ऑफ मल्टीपल फंक्शंस, जो कि एक लाइब्रेरी का पार्ट है। आपको जो फंक्शनैलिटी चाहिए, आप उस फंक्शनैलिटी से रिलेटेड एक फंक्शन कॉल करें, आपको फंक्शनैलिटी अचीव हो जाएगी। समझ आ गई ये बात? मिसाल के तौर पे आपने वेब पेज पे कोई डिव को हाइड करना है या डिस्प्ले करना है। यहाँ पे मेरा एक बॉक्स है या एक गूगल लिखा हुआ है, तो मैंने इसको डिस्प्ले करना है या हाइड करना है। तो अगर आप जावास्क्रिप्ट में करेंगे तो क्या करेंगे? पहले आप इसको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, फिर आप उसको किसी वेरिएबल में सेव करेंगे, फिर उसके जाके वेरिएबल डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल्स टू ब्लॉक या नन करेंगे वगैरह वगैरह। ये सारा कुछ लंबा छोटा काम करना होता है। एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूँ, बहुत सारी इस तरह के और एग्जांपल भी। jQuery ने क्या किया? jQuery ने कुछ भी नहीं, आप डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी और सारे तरद्दुद को छोड़े, आप सिर्फ $साइन लिखें। $साइन का मतलब jQuery, जिनको पता है, जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, इग्नोर इट, जस्ट मैं थोड़ा सा ग्राउंड सेट कर रहा हूँ। $साइन लिखें और बीच में आईडी जो भी डिपेंड करता है, सेलेक्टर लिखें, आईडी लिखें, क्लास लिखें, टैग नेम लिखें और डॉट हाइड का फंक्शन कॉल कर लें। अब आपको बाकी कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। jQuery में आप जावास्क्रिप्ट में इतना लंबा चौड़ा तरद्दुद करते हैं, jQuery में आप सिर्फ इतना काम लिखते हैं। इफ आई कैन एक्चुअली जस्ट शो यू, आपने एक डिव को हाइड करना है, उस डिव की आईडी है फॉर एग्जांपल टेस्ट, तो जावास्क्रिप्ट वर्जन क्या होगा? जावास्क्रिप्ट वर्जन ये होगा जी कि लेट टेस्ट इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ये एक तरीका है, 600 और तरीके भी हैं, क्यूरी सेलेक्टर भी है, क्लास से सेलेक्टर भी है वगैरह वगैरह। तो मैं कहता हूँ जी कि ये टेस्ट कर दें, फिर डॉट कर दें, या इनफैक्ट सिर्फ ये कर दें, फिर आप कहें जी कि टेस्ट डॉट स्टाइल डॉट, जिनको पता है, डिस्प्ले इक्वल्स टू, अगर इसे हाइड करना है तो नन कर दें, और अगर इसे वापस शो करना है तो क्या कर दें? jQuery ने कहा यार नहीं, ऐसा काम करने की जरूरत नहीं है। आप jQuery में ये काम है, सिर्फ $साइन का मतलब है jQuery के अंदर आप जो भी सेलेक्टर है, हैश आईडी है तो हैश कर दें, टेस्ट दिस, और सिंपली आप क्या करें? डॉट हाइड, दैट्स इट। तो ये इतना लंबा चौड़ा काम करने से बेहतर है कि आप jQuery में ये काम क्या कर लें, ये काम कर लें। इसी तरह अगर आपने jQuery में किसी भी जो ऑलरेडी एलिमेंट हिडन हो उसको शो करना हो तो आप क्या करें? शो कर दें। अच्छा, सिर्फ ये तो बड़ी सिंपल सी एग्जांपल थी। अगर आपने किसी कॉम्प्लेक्स सीएसएस की प्रॉपर्टी देनी है, नहीं आपने हाइड भी करना है लेकिन एनिमेशन के साथ करना है, तो यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एनिमेशन का बिहेवियर भी डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे ये कहता है कि आप इसी के अंदर पैरामीटर पास कर दें, स्लो,
बस। तो ये बाकायदा एनिमेट होकर बिल्कुल स्लोली हाइड होगा। और शो करना है तो अगर आप ये स्लो नहीं करते तो आप मिली सेकेंड्स में टाइम दे दें, 2000 दे दें, तो ये आप डिव को शो करेगा लेकिन एनिमेट करके शो करेगा। फिर एक डॉट एनिमेट का फंक्शन है जिसमें पूरा का पूरा एनिमेशन के मल्टीपल बिहेवियर्स को डिफाइन कर सकते हैं। दिस इज हाउ। ये मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि इसकी लाइब्रेरी क्या करती है कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग एवरीथिंग एट योर ऑन, जस्ट गो एंड कॉल द फंक्शन दैट समबडी है। क्योंकि देखें ये शो और हाइड का वो फंक्शनलिटी है जो कॉमन अक्सर जरूरत पड़ती है और तकरीबन हर फ्रंट एंड डेवलपर जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने कहा जी आप jQuery को लें, jQuery में बहुत सारी इस तरह की फंक्शनलिटीज लिख कर रख दी गई हैं, सो जस्ट कॉल द बिल्ट इन फंक्शंस एंड एंजॉय द बिहेवियर। सो इट बिकेम वेरी इजी। दैट्स व्हाई jQuery आज तक 2023 तक बहुत ज्यादा वेबसाइट्स में यूज हो रही है। यानी ज़ाहिर है जो प्रोजेक्ट्स पुराने बने थे उनमें क्या यूज हो रहा है, ऑब्वियसली jQuery which was the popular choice of a huge number of programmers worldwide। तो अब यही काम हुआ कि जब 2012 में गालिबन या 13 में फेसबुक का एक डेवलपर है जिसका नाम मुझे याद नहीं, आप कहेंगे रिएक्ट का जो फाउंडिंग फादर है लिखेंगे गूगल पे तो आपको नाम भी आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा। फेसबुक का एक इंजीनियर था, उसने बेसिकली वो R&D की रिसर्च की और उसने ज़्यादा एफिशिएंट तरीका निकाला ब्राउज़र में रेंडरिंग का और ब्राउज़र में UI को रिफ्लेक्ट करने का, बहुत ज़्यादा स्पीडी भी था, एफिशिएंट था। अब यहाँ से स्टार्ट होता है इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट, और उसको स्टार्ट करने से पहले इसके साथ मसला क्या था, यानी जावास्क्रिप्ट या वनीला JS। अगर मैं jQuery भी कहूँ ना तो आप यूँ समझें कि jQuery को भी मैं वनीला JS में ही रगड़ रहा हूँ, क्योंकि jQuery इज नथिंग, jQuery इज द जावास्क्रिप्ट। फर्क सिर्फ क्या है कि जावास्क्रिप्ट की वो फंक्शनलिटीज को उन्होंने रैप कर दिया एक फंक्शन के अंदर और आपको सिर्फ एक कॉल दे दी कि आप ये कॉल करें तो इसके अंदर ये सारे काम हो जाएंगे, ठीक है। तो जब jQuery की बात करूँ तो वो भी वनीला JS में। अब होता क्या, नॉर्मली मिसाल के तौर पे आपके पास एक वेब पेज है, अब यहाँ से पॉइंट ऑफ डिफरेंस स्टार्ट होगा रिएक्ट का और वनीला JS का, और उसी से आपको सारा कुछ पता चलेगा। मिसाल के तौर पे मैंने ये क्लिक किया और ये एक ड्रॉप डाउन ओपन हुआ, तो बेसिकली इसके साथ बैकएंड का कोई ताल्लुक नहीं है, ये एक फ्रंट एंड आपके पेज क्या हो रहा है, इंटरैक्ट कर रहा हूँ मैं आपके पेज के साथ। अब सपोज करें कि इसी तरह मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो एक और पॉपअप हो जाएगा। अब सपोज करें कि जैसे फेसबुक की UI है, आपके पूरे UI पे बहुत सारे ऐसे बटन हैं, लाइक पे क्लिक करें तो लाइक का काउंटर बढ़ेगा, कमेंट करें तो कमेंट रियल टाइम पे होगा, कोई पेज रिफ्रेश वगैरह का सीन नहीं है, कोई सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने का सीन ऑब्वियसली है लेकिन वो बिहाइंड द सीन कैसे है वो बाद में बात करेंगे। लेकिन सबसे प्राइमरी फोकस हमारा क्या है, रिएक्टिव UI, कि UI इंस्टेंटली रिएक्ट हो। अब आपको तो ये बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा ना कि मैंने क्लिक किया फौरन झट से ड्रॉप डाउन नीचे आ गया। अब सपोज करें कि इस तरह के एलिमेंट्स जिनके साथ यूजर ने इंटरेक्ट करना है ये डजन्स की तादाद में है, यानी हंड्रेड्स ऑफ एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके साथ आप बैक वक्त इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है कि जब आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे क्लिक करते हैं ना तो जावास्क्रिप्ट पूरी की पूरी UI को रीपेंट करता है। जावास्क्रिप्ट क्या करता है, उस एक एक्शन के लिए पूरी की पूरी डॉम को, अब मैं UI की बात नहीं करूंगा, मैं अब किसकी बात करूंगा, क्योंकि जावास्क्रिप्ट की बिहाइंड द सीन क्या चीज है, डॉम है। वो डॉम जो ब्राउजर का डॉम है, फिजिकल डॉम है। अगर आपने किसी एक एलिमेंट के साथ इंटरेक्ट किया तो बिहाइंड द सीन जावास्क्रिप्ट क्या करता है, पूरे के पूरे डॉम को क्या करता है, रीपेंट करता है। रीपेंट का मतलब यह है कि उस एलिमेंट में चेंज को रिफ्लेक्ट करने के लिए ये पूरे के पूरे डॉम को रीड्रॉ करता है। समझ आई बात। और रीड्रॉ के दौरान जहां जहां चेंज नहीं होती वो एज इट इज ड्रॉ करता है और जहां चेंज होती है उसकी स्टेट को अपडेट कर देता है। ये बिहाइंड द सीन काम हो रहा था, इसके साथ आपको कोई ताल्लुक नहीं है, ना आप करेंगे नहीं, आप सिर्फ पता होना चाहिए कि क्यों रिएक्ट इतना फास्ट है। ये सारा काम फिजिकली हो रहा होता है, यानी वो फिजिकली डॉम को एक्सेस करता है, पूरे डॉम को रीपेंट करता है, देखता है कहाँ किस पार्ट में, किस नोड में, किस एलिमेंट में चेंज आया, जिसमें चेंज आया सिर्फ उसको अपडेट करता है, बाकी को एज इट इज ड्रॉ करता है। अब मुझे ये बताएं कि आपके पास फेसबुक की वो खुला हुआ हो पेज और आपने पूरे पेज पे एक पर्टिकुलर लाइक के बटन को क्लिक करना हो और वो पूरा UI को पेंट कर, इसका कोई पर्पज़ है, डज इट मेक सेंस? लेकिन ये होता था क्योंकि जावास्क्रिप्ट वर्क्स लाइक दैट कि इट एक्चुअली अपडेट्स द एंटायर डॉम ऑन ईच इंटरेक्शन। दैट वाज अ परफॉर्मेंस लैग। हमें आजकल के कंप्यूटर इतने तेज हो गए हैं कि आजकल फील ही नहीं होता। आप कहेंगे कोई मसला है, मैं जब क्लिक करता हूँ तो फौरन आ जाता है, और ऑब्वियसली होगा बिकॉज टुडेज कंप्यूटर सो फास्ट, लेकिन बिहाइंड द सीन इट वाज अ प्रॉब्लम। जी ना
बिल्कुल एसिंक्रोनस कर सकते हैं, लेकिन अभी थोड़ी देर बाद जाके ना आपको मैं ये भी बताऊंगा कि एसिंक्रोनस इज अ गुड थिंग, लेकिन हर जगह एसिंक्रोनिसिटी के लिए नहीं होती, हर जगह एसिंक्रोनस हम इंट्रोड्यूस नहीं करा सकते। वजह क्या है? एसिंक्रोनस क्या करता है पता है आपको? एसिंक्रोनस पता है क्या करता है वैसे, क्या करता है अभी तक क्या आपकी नॉलेज के मुताबिक? मैं आपको इसका बड़ा क्लियर आंसर देके जाता हूँ यहाँ से। नहीं नहीं, हम ये चाहते हैं कि जिस जिस प्रोसेस ने ज़्यादा टाइम लेना है उसको हम मूव कर दें, वेब एपीआई के हवाले कर दें, और हम रिमेनिंग कोड को एग्जीक्यूट करें जब तक वो वापस होके आता, रिमेनिंग एटलीस्ट हम रुके नहीं, ब्लॉक ना हो कोई यूआई। अब सपोज करें कि दो फंक्शंस हैं, जो सेकंड फंक्शन है वो डिपेंड पहले फंक्शन पे करता है कि पहले फंक्शन का आउटपुट मिलेगा तो वो दूसरे फंक्शन को फीड होगा, तब पर्पज। तो यहां एसिंक्रोनस काम कर सकता है। क्यों? क्योंकि इस तरह होगा क्या कि आप चाह रहे हैं लाइन नंबर 10 का आउटपुट पहले, और आपने एसिंक्रोनसली उसको बिहेव करवा दिया, तो लाइन नंबर 20 का आउटपुट पहले आ जाएगा, लाइन नंबर 10 का क्या आ जाएगा? इस किस्म का मैं रफ सी एग्जांपल ये देता हूं। आप चाहते हैं कि जो ही आप लाइक के बटन पे क्लिक करें ना तो आपका काउंटर इमीडिएटली अपडेट हो जाए। ठीक है, आपने लाइक के बटन क्लिक किया, वो उसको एसिंक्रोनस बिहेव कर दिया, आप बाकी सारे काम करके वापस आए ऊपर, अभी तक इंतजार कर रहे हैं लाइक का बटन अपडेट होने को। आई डोंट नो वेदर दिस एग्जांपल फिट्स इन और नॉट, लेकिन एसिंक्रोनस हर जगह का हल नहीं है। एसिंक्रोनस हम कहां करते हैं? जहां पे नॉर्मली हमारे पास ब्लॉकिंग ऑपरेशंस आ जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, और वो ब्लॉकिंग ऑपरेशंस कौन से? मैं कुछ 4-5 की मिसालें दूंगा और आपके पूरे मंथ स्टॉक में वही ब्लॉकिंग ऑपरेशंस चलेंगे जब तक आप बहुत ज्यादा एडवांस नहीं आ जाते। उनमें सबसे प्रोमिनेंट है नेटवर्क रिक्वेस्ट। ठीक है, इसकी मिसाल ये ले लें, अब मैं वो टॉपिक से डाइवर्ट हो जाऊंगा, कि मिसाल देता तो कि मैंने एक डाटा की रिक्वेस्ट भेजनी है नेटवर्क को, तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि जब तक डाटा वापस आता तब तक मेरा यूआई ब्लॉक कर दे। इज इट फिजिबल? आप यहां पे देखें, मैं चलें एक दराजी को देख लें, या ये अभी खोली थी कैशे में लोड हुई होगी, अली एक्सप्रेस को देख लें। अभी देखिएगा कि जब तक नेटवर्क पे रिक्वेस्ट आती, नेटवर्क से रिस्पांस वापस आता है, यूआई ब्लॉक नहीं होगी, या तो लोडर शो हो रहा होगा या रिमेनिंग। ये देखें, अब नेटवर्क पे रिक्वेस्ट चली गई प्रोडक्ट लोड करने की, लेकिन यूआई ब्लॉक नहीं हुई, लोडर चल रहा है और जो जो रिस्पांस आ रहा है साथ साथ वो प्रोडक्ट्स अपडेट हो रहे हैं। व्हाट इज दिस? दिस इज एसिंक्रोनस बिहेवियर। कि मैं ये चाहता हूं कि यार ऐसा ना हो कि रिक्वेस्ट नेटवर्क पे चली गई और तुम खड़े होकर सफेद पेज के साथ वेट करते हो, जी नहीं वो रिस्पांस आएगा तो मैं प्रोडक्ट लोड करूंगा। भाई जब तक रिस्पांस नहीं आता, आपने अक्सर देखा होगा ये वो ग्रे कलर के लोडर चल रहे होते हैं, तो लोडर का मतलब ये है कि यूआई ब्लॉक नहीं हुई, ये रिमेनिंग पार्ट चल रहा है, वो जहां डाटा फेच करना था वो अभी तक बाहर है, और जो ही वो वापस आएगा वो डाटा फीड कर देगा। जब हम ये पूरा पढ़ लेंगे ना प्रॉमिस, आई अप्रिशिएट कि आप लोग ये बड़े एक्साइटेड हो एसिंक्रोनस, प्रॉमिस और कॉल बैक वगैरह। जब ये पूरा पढ़ लेंगे ना तो फिर आपको एग्जैक्ट सिनेरियो समझ आ जाएगा कि हर जगह एसिंक्रोनस कामयाब नहीं होता, वरना तो फिर सिंक्रोनस बिहेवियर खत्म ही कर देना, फिर एसिंक्रोनस ही लगा दे। ठीक है, इट डिपेंड्स टाइम। एनीवेज, तो आई होप कि यहाँ तक आपको सेटिस्फैक्ट्री आंसर मिल चुका होगा। मुझे थोड़ा सा आगे चलने दे, मैं रिएक्ट का फ्लो समझाऊं तो फिर इंशाल्लाह इस पर मजीद बहस होगी। वैसे भी ये मैंने उधार छोड़ा हुआ है, मैं आपको पूरी इवेंट लूप तो समझा चुका हूँ, जावास्क्रिप्ट का आर्किटेक्चर समझा चुका हूँ, प्रॉमिस अभी तक नहीं समझाया, एसिंक अवेट अभी तक नहीं समझाया, क्योंकि एसिंक अवेट की अभी तक नौबत ही नहीं आई। तो सो आई वाज टॉकिंग अबाउट कि जावास्क्रिप्ट क्या करता था, पूरा का पूरा डॉम रीपेंट करता था, विच हैड अ कॉस्ट, वजह क्योंकि देखें जब हम कोई एक पर्टिकुलर चीज को चेंज करते हैं ना तो डाटा चेंज होता है मेमोरी में, और उस मेमोरी में डाटा चेंज होने के बाद उस डाटा की बेस पे वो पूरा डॉम का जो फिजिकल ब्राउजर का ट्री है, मेमोरी को जाके ब्राउजर के ट्री को अपडेट करना होता था। तो इसका मतलब है मेमोरी से बाहर जाना पड़ता था हमें डॉम को अपडेट करके, वापस मेमोरी की स्टेट से मैच करके तो फिर आगे चलना होता था। दिस वॉज एक्चुअली टेकिंग लॉन्गर। तो ये जो साहब थे जिन्होंने रिएक्ट की सबसे पहले इन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, उन्होंने कहा जी हम एक वर्चुअल डॉम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा रहे हैं रिएक्ट में। और वर्चुअल डॉम क्या होता है जरा आप समझिएगा, वर्चुअल को और नॉर्मल डॉम का कंपैरिजन। वर्चुअल डॉम होता है कि पूरा का पूरा जो डॉम है उसकी एक इन मेमोरी कॉपी क्रिएट कर दो, पूरा का पूरा जो डॉम है, ब्राउजर का जो डॉम है उसकी एक मेमोरी में कॉपी क्रिएट कर दो। अब आपको पता है कि डॉम बेसिकली क्या है, ऑब्जेक्ट है ना, तो इन मेमोरी कॉपी का मतलब क्या है, सारे के सारे डॉम के रेफरेंसेस कहां डाल दो, मेमोरी में डाल दो। तो अब यूं समझें कि वर्चुअल का मतलब है समथिंग दैट डजंट एग्जिस्ट फिजिकली, लेकिन उसके इफेक्ट में वो एग्जिस्ट कर रहा है। यानी तो इसका मतलब ये था कि एक्चुअली इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड कंपेयरिंग
या इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड अपडेटिंग ईच या रीपेंटिंग ईच ऑफ द नोड्स इन द डॉम ट्री, आप उसी डॉम की एक इन मेमोरी कॉपी क्रिएट करो, और उस इन मेमोरी कॉपी में अब क्या होगा कि जब भी कोई चीज या कोई नोड अपडेट होगा तो रिएक्ट एक एल्गोरिथम को फॉलो करता है जिसे हम डिफिंग एल्गोरिथम कहते हैं। अगेन इंटरव्यू क्वेश्चन है जी, डिफिंग एल्गोरिथम क्या होता है और रिकॉन्सिलिएशन क्या होती है? ये दो वर्ड्स नोट कर लें, अभी मैं इनको एक्सप्लेन करता हूं। रिएक्ट जो है, ये रिएक्ट का ये जो फाउंडर है, इसने एक एल्गोरिथम बनाया और उसको उसने कहा जी डिफिंग एल्गोरिथम। ये बेशक नेट से सर्च भी कीजिएगा, इसकी डिटेल लाजमी पढ़िएगा। डिफिंग एल्गोरिथम ये करता है कि मेमोरी में रहते हुए, विदाउट एक्चुअली गोइंग टू द ब्राउजर टू कंपेयर और टू रीपेंट द एंटायर डॉम, मेमोरी में रहते हुए ये एक्चुअल डॉम और फिजिकल डॉम या सॉरी एक्चुअल डॉम और वर्चुअल डॉम की कंपैरिजन करता है, और पूरे डॉम में जहां उसको डिफरेंस मिलता है, यानी आपने एक लाइक के बटन को क्लिक किया, अब नॉर्मली अगर ये एक्चुअल डॉम होता तो पूरा का पूरा डॉम क्या होता, रीपेंट होता, और रीपेंट होते हुए जहां उसको अपडेटेड वैल्यू मिलती वो वाला पॉइंट जाके अपडेट करता, लेकिन ये फिजिकल एक्चुअल डॉम में जाके करता। इन मेमोरी डॉम में ही होता है कि ये कंपेयर करता है इन मेमोरी डॉम में पूरे के पूरे नोड्स को, और जिस नोड पे चेंज डिटेक्ट करता है, जिस नोड पे चेंज डिटेक्ट करता है, एक्चुअल डॉम में जाके सिर्फ वो एक नोड अपडेट करता है, एक पॉइंट अपडेट करता है। मिसाल के तौर पे अगर लाइक का बटन क्लिक हुआ ना, तो इसने वर्चुअल डॉम में पूरे के पूरे डॉम को स्टडी किया या रीड किया। अब मुझे बताएं कि मेमोरी से बाहर जाके किसी चीज़ को रीड या अपडेट करना ज़्यादा आसान है, या मेमोरी के अंदर पड़े हुए रेफरेंस को या उस चीज़ को या वर्चुअल चीज़ को? जाहिर है मेमोरी के अंदर ही रहना है, उसे बाहर नहीं जाना। तो इसने पूरे डॉम ट्री को रीड किया, जहां इसने डिफरेंस पाया सिर्फ एक पर्टिकुलर चीज़ को अपडेट किया, और फिर वो वर्चुअल डॉम will get compared to the actual DOM. Instead of repenting, it will only update that particular point where the value was updated. और ये काम कौन करता है? बेसिकली डिफिंग एल्गोरिथम कौन करता है? और इस प्रोसेस को हम कहते हैं रिकॉन्सिलिएशन। एक्चुअल डॉम और वर्चुअल डॉम का कंपैरिजन, और जहां पॉइंट ऑफ डिफरेंस है सिर्फ उस पर्टिकुलर चीज को अपडेट करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिकॉन्सिलिएशन। क्या कहते हैं? रिकॉन्सिलिएशन। जी नहीं, पहला आंसर इसका तो ये था कि मुझे नहीं पता कि एग्जैक्ट साइज कितना होगा। दूसरा ये है कि आप नॉर्मल लाइफ में भी ये देखें कि जब आप एक चीज़ की एफिशिएंसी अचीव करते हैं तो आप कुछ ना कुछ कंप्रोमाइज करते हैं, फिर आप दोनों चीज़ों में कंपैरिजन करते हैं कि यार इस चीज़ की कॉस्ट पे करके क्या यह चीज़ अफोर्डेबल है, या हम इसको अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो दिस हैज़ हैपन्ड। आपकी बात ये बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर हम इन मेमोरी कॉपी बनाएंगे डॉम की, तो क्या उसकी कॉस्ट नहीं आएगी? तो ऑब्वियसली एवरीथिंग हैज अ कॉस्ट, उसकी होगी, लेकिन वो कॉस्ट प्रोसेसिंग कॉस्ट से लेस है। यानी अगर आपको वापस जाना है और पूरे के पूरे डॉम को रीपेंट करना है, तो दो चीज़ों की कॉस्ट पे कर रहे हैं आप, एक तो टाइम ज़्यादा लग रहा है और दूसरा प्रोसेसिंग लग रही है। तो जब वो सारा कुछ उठा के मेमोरी में कर रहे हैं तो अब मेमोरी लग रही है, लेकिन बाकी दो चीज़ें बच रही होंगी मे बी। तो एवरीथिंग इज अ कॉस्ट। योर पॉइंट इज वैलिड कि हाँ मेमोरी में, लेकिन ये बातें मेरे और आपके करने की कसम से नहीं है। उसकी वजह ये है कि क्योंकि इफ समथिंग हैज ऑलरेडी बीन इम्प्लीमेंटेड, इसका मतलब ये कि दुनिया के बेस्ट इंजीनियर्स ने ऑलरेडी वो चीजें कंपेयर की हैं, उनको पता था कि इट हैज अ कॉस्ट एंड दैट थिंग ऑल्सो हैड अ कॉस्ट। तो आपके जहन में ये सवाल आया है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका उस तरह से जवाब मैं तब दे पाऊंगा जब मैं खुद ये डोमेन है रिलेटेड टू डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, तो अगर मैं खुद उसमें एक्सपर्ट होता तो मैं बहुत अच्छा जवाब दे पाता। अदरवाइज लेकिन मैं शॉर्ट आंसर ये है कि योर क्वेश्चन इज क्वाइट वैलिड, लेकिन अगर ये हुआ है तो ऑब्वियसली हमें कुछ करने के लिए, कुछ लेने के लिए कुछ ना कुछ कॉस्ट पे करनी पड़ती है। वी पेड है जी, बिल एग्जैक्टली रैम की बात हो रही है। ये इतनी माइनर लेवल की चीजें हैं कि आपको अपेरेंटली फील ही नहीं होता कुछ। अभी मैंने क्या बोला है कि आप इस यूआई को या यही यूआई रिएक्ट में बढ़ा, आपके लिए दोनों सेम होंगी, मेरे लिए दोनों सेम होंगी, मुझे तो फील ही नहीं होगा। ये गेम है नैनो सेकंड्स की, ये गेम है बहुत अंदर के, मतलब बहुत डेप्थ के लेवल की। मेरे और आपके यानी शायद अगर मुझे आपके कहे ना कि इससे ज्यादा लेवल की डेप्थ को क्लियर करें, तो फिर मैं आपको क्या कहूंगा बताए, आप डिफिंग एल्गोरिथम को स्टडी करें। आप जाके ना आप कीजिएगा डिफिंग एल्गोरिथम रिएक्ट,
तो आई वुड सजेस्ट, देखिए मैंने डिफिंग एल्गोरिथम किया तो उसने सबसे पहला टॉपिक क्या दिया, रिकंसिलिएशन। तो रिकंसिलिएशन क्या हुआ, बेसिकली यही चीज के कंपेयर करना एक्चुअल डॉम को और वर्चुअल डॉम को, और फिर बेसिकली वर्चुअल डॉम के जो नोड जो पार्ट अपडेट हुआ है सिर्फ वही पार्ट जाके एक्चुअल डॉम में अपडेट करना, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, रिकंसिलिएशन कहते हैं। बहरहाल आप अगर मुझसे इससे भी डेप्थ लेवल की चीज बताएंगे तो मैं आपको यहां पे भेजूंगा भाई, और अगर आपका डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम स्ट्रांग है तो यू वुड बी, आई एम डैम श्योर कि यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस एल्गोरिथम। तो इससे अगले लेवल की डिटेल चुके हमारे टॉपिक, हमने तो सिर्फ ये, खैर ये इंटरव्यू क्वेश्चन जरूर है कि व्हाट इज डिफिंग एल्गोरिथम, व्हाट इज रिकंसिलिएशन, व्हाट इज वर्चुअल डॉम, व्हाट इज एक्चुअल डॉम, व्हाई वर्चुअल डॉम इज प्रेफर्ड, व्हाई रिएक्ट इज फास्टर एंड एफिशिएंट। ये को 5-6 किस्म के, यानी एक ही क्वेश्चन को मैंने 6 अंदाज में पेश किया आपके सामने। तो इंटरव्यूअर इनमें से कोई भी सवाल पूछे तो उसका जवाब एक ही है, और वो यही है, उसका जवाब इधर ही रखा है डिफिंग एल्गोरिथम और रिकंसिलिएशन में। जी जी, यस, इन मेमोरी को, मतलब डेफिनेशन ही यही भाई, आंसर क्या, आप अगर यहां पे कहें ना वर्चुअल डॉम, तो मे बी गूगल आपको कोई अच्छा वर्ड भी दे दे, तो चलें आपके सामने हम भी देख लेते हैं। What is virtual DOM? React uses virtual DOM exist, which is like a lightweight copy of actual DOM, representation of DOM. So every object that exists in original DOM, there is an object for in React virtual DOM. अगर आपका जवाब आपसे पूछे तो ये कहें virtual DOM exists, which is like a lightweight copy of actual DOM. तो मैंने बोला था in memory copy of actual DOM, तो थोड़ा बहुत डिफरेंस ऑब्वियसली हो सकता है। इसकी डेफिनेशन यही है, आपसे पूछे व्हाट इज वर्चुअल डॉम, आप कहें जी कि इन मेमोरी कॉपी ऑफ एक्चुअल डॉम। इसने जो बोला लाइट वेट कॉपी ऑफ एक्चुअल डॉम, तो वो कॉपी कहां पड़ी होगी भाई, मेमोरी में ही पड़ी होगी, ठीक है। और जब मैं मेमोरी बोलता हूं तो रैम बोलता हूं, मतलब रैम होता है, अनलेस मैं सेकेंडरी करूं। अब अगर आप ये डिफिंग एल्गोरिथम यहां पे देखेंगे ना, तो ये भी आपको बड़े अच्छे से, आई गेस मेरे पास कोई एक बुकमार्क हुआ है जिसमें ये उसी तरह मैनिपुलेट करके पूरा बताता है कि ये वर्चुअल डॉम कैसे बिहेव करता है, किस, ये डॉम है सारे वही एक्चुअल डॉम के ऑब्जेक्ट्स हैं, और वो एनिमेशन अगर मिली तो मैं वो शेयर कर दूंगा, जिससे आपको मजीद भी एग्जैक्ट अंदाजा, जैसे मैंने जेएस विजुअलाइजर आपको बताया था ना, इसी तरह की एक्चुअल डॉम और वर्चुअल डॉम की कोई एनिमेशन होगी। बहरहाल दिस इज व्हाट एक्चुअली रिएक्ट वर्क्स बिहाइंड द सीन्स। तो अब बजाय इसके कि पूरा का पूरा डॉम आप रीपेंट करें, रिएक्ट में क्या होगा, सिर्फ एक रिक्वायर्ड नोड अपडेट होगा। तो आप अंदाजा करें कि अगर आपके वेब पेज पे 600 नोड्स हैं और आपने किसी एक नोड पे रिएक्ट किया, तो 600 नोड्स को रीपेंट करना आसान है, या मेमोरी में कंपैरिजन को, जो सुपर फास्ट तरीके से होता है, कंपैरिजन करके सिर्फ एक नोड को जाके अपडेट करना, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को हिट करना, जाके अपडेट करना इंपॉर्टेंट है ऑब्वियसली। तो कितना सुपर चार्ज, एग्जैक्टली वर्चुअल डॉम में जाएंगी और वर्चुअल डॉम फिर उनको एक्चुअली जाके करेगा, अपडेट करेगा। क्योंकि जब कहा है कि रिएक्ट काम करता ही वर्चुअल डॉम में है, तो फिर तो ये सवाल बनता ही नहीं है ना कि क्या रिएक्ट सारी काम वर्चुअल डॉम में करता है, क्योंकि रिएक्ट का जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो है ही वर्चुअल डॉम, इसके बाहर कुछ नहीं है। इसके बाहर निकलेंगे तो प्लेन जावास्क्रिप्ट करेंगे। अच्छा, बाद लोग करते हैं कि रिएक्ट के अंदर रहते, मुझे सवाल करते हैं, मैं पहले उसका जवाब दे दूं कि रिएक्ट के अंदर हम जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं, तो आपके ख्याल में क्या जवाब होना चाहिए इसका? एब्सोल्युटली कर सकते हैं भाई, अंदर तो है ही जावास्क्रिप्ट ना। मैं, मुझे पता है, जावास्क्रिप्ट बेस है। जी, मैं सवाल इसलिए कर रहा हूं कि मुझसे बहुत सारे लोग सवाल करते हैं कि रिएक्ट के अंदर रहते हुए जावास्क्रिप्ट यूज कर सकते हैं। वनीला जेएस की बात कर रहा हूं, एब्सोल्युटली कर सकते हैं, करेंगे नहीं। अगर हम रिएक्ट के अंदर रहते हुए भी गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे, तो इसका मतलब है कि हम वो वर्चुअल को तो वायलेट कर रहे हैं, फिर भाई रिएक्ट को यूज करने का क्या फायदा, वनीला जेएस में जाओ। तो अगला सवाल, क्या रिएक्ट में रहते हुए जेक्यूरी को यूज कर सकते हैं? एब्सोल्युटली कर सकते हैं, जेक्यूरी जावास्क्रिप्ट ही है, लेकिन अगर करेंगे तो आप ये वायलेट कर रहे हैं, रिएक्ट के प्रिंसिपल को क्या कर रहे हैं, वायलेट कर रहे हैं। तो कर सकते हैं, करेंगे नहीं। अच्छा, फिर अक्सर जगहों पे ऐसा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, चलें ये भी नोट कर लें, आगे जाकर लोग बड़े सवाल पूछते हैं इस बारे में कि अक्सर जगहों पे हमें जरूरत पड़ेगी, अक्सर जगहों पे हमें रिएक्ट के अंदर रहते हुए डायरेक्ट डॉम को एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी। अभी आपने सवाल किया था ना कि रिएक्ट हमेशा वर्चुअल डॉम पे ही काम करेगा, मैंने कहा यस, हमेशा वर्चुअल डॉम पे करेगा। उसकी एक एक्सेप्शन आप सुन ले, अक्सर ऐसा होगा कि हमें रिएक्ट में रहते हुए एक्चुअल डॉम को एक्सेस करने की जरूरत पड़ेगी। अगर ऐसी जरूरत पड़े तो हम वो काम भी
रिएक्ट के रिकमेंडेड वे से करेंगे, क्योंकि उसकी इंप्लीमेंटेशन में रिएक्ट ने इंटरनली हमें दी हुई है, और उसके लिए एक हुक है यूज रेफ, और भी बहुत सारे तरीके हैं। यूज रेफ जिसने पढ़ा होगा वो इसी काम के लिए है कि आपने बेसिकली अगर रिएक्ट के अंदर रहते हुए मजबूरन कोई इमरजेंसी हो गई है, और अक्सर ऐसा होगा, मतलब कुछ यूज केसेस ऐसे हैं जो बताऊंगा कि आपको अगर एक्चुअल डॉम को जरूरत पड़ी डायरेक्ट एक्सेस करने की, तो आप वो भी किस जरिए से, किस तरीके से करेंगे, रिएक्ट के रिकमेंडेड तरीके से करेंगे। और रिएक्ट का रिकमेंडेड तरीका, इसने कुछ हुक्स दी हुई है, अभी तक हुक्स आपने पढ़ा ही नहीं, तो वैसे ही उनका नाम लेना या उनकी तरफ जाना मुनासिब नहीं है, गैर मुनासिब बात है। बहरहाल देयर इज अ वे, डायरेक्ट नहीं करेंगे। आई होप सारे क्वेश्चंस आर एड्रेस्ड। आई वुड रिकमेंड बेटा कि दो चीज़ों में आप ने बड़ा स्ट्रांग करना है कि इंटरव्यू वाले पहला आपको इधर ही दो जगहों पे फंसाते हैं, एक जावास्क्रिप्ट आर्किटेक्चर, इवेंट लूप, माइक्रो क्यू, माइक्रो टास्क क्यू, एक इधर फंसाते हैं आपको और एक इधर फंसाते हैं। आई बिलीव कि जो लोग इन दो चीज़ों से निकल गए ना, अगली चीज़ें आसान है। अगली वो क्या पूछेंगे आपको, हुक्स क्या होती हैं, आगे चल के पढ़ेंगे। फिर वो आपसे पूछते हैं यूज इफेक्ट क्या होता है, यूज कॉल बैक क्या होता है, यूज मेमो क्या होता है, परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन पूछते हैं। अगर आपको ये बेसिक सारी पता है, फाउंडेशन स्टोन आपके स्ट्रॉन्ग है, तो अगले सारे इंटरव्यू के क्वेश्चन होपफुली इंशाल्लाह आपके क्लियर हो जाएंगे। तो ये आप ये कहानी पढ़ेंगे तो इसमें ज़्यादातर चीज़ें वही पाएंगे जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं। बाय द वे रिकॉन्सिलिएशन में आप इसकी मोटिवेशन क्या है, रिकॉन्सिलिएशन क्या नहीं है, द डिफिंग एल्गोरिथम क्या है, वगैरह वगैरह वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको बड़ी डिटेल से एक्सप्लेन करेगा। और ये बाय द वे रिएक्ट की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है, ठीक है। और ये लेगेसी है, तो इसका मतलब ये थोड़ी सी पुरानी डॉक्यूमेंटेशन है। लेगेसी का मतलब तो अपडेटेड के लिए इसने ये दिया, दिस साइज इज नो लॉन्गर अपडेटेड, गो टू द रिएक्ट डेव, ये इसकी अपडेटेड डॉक्यूमेंटेशन है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप डॉक्यूमेंटेशन के साथ पक्की दोस्ती बना लें। मेरी भी दोस्ती पक्की होगी, मैं जो काम भी कर रहा हूँ कोशिश करूँगा ज़्यादातर आपको डॉक्यूमेंट से रेफर करके यहाँ से दिखाऊंगा, यार मैं यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ से कर रहा हूँ, ठीक है। एनीवेज, सो नाउ द बेसिक्स आर ऑल सेट। तो अब हम करते हैं जी रिएक्ट को इस्तेमाल, ये रिएक्ट में कोई प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट करना शुरू करते हैं। रिएक्ट को यूज़ करने के दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि जिस तरह आप jQuery की लाइब्रेरी है ना, या कोई भी जावास्क्रिप्ट का प्लगइन आपने यूज़ किया होगा फ्रंट एंड डेवलपमेंट में, कोई स्वाइपर का, कोई कैरोजल का, कोई टाइमर का, कोई काउंटडाउन टाइम का, कोई किस तरह का, कोई फ्लैश का, कुछ भी। तो जिस तरह किसी भी जावास्क्रिप्ट के प्लगइन को यूज़ करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है, जावास्क्रिप्ट के CDN, यानी उस लाइब्रेरी का CDN लिंक जहाँ वो होस्टेड होती है, वो आप अपने पेज पे लगाते हैं और आप उस प्लगइन को एंजॉय करना शुरू करते हैं। सेम इज़ विद द jQuery। आपको पता है jQuery भी कहीं ना कहीं CDN पे होस्टेड होगी, या तो आप डाउनलोड करके अपने प्रोजेक्ट का पार्ट बना लें, या CDN। आई बिलीव अगर आप रिएक्ट स्टार्ट करें तो आपको पता होगा CDN वगैरह क्या होता है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप रिएक्ट को अपने वेब पेज पे डालना चाहते हैं, तो आप किधर गया इसका डॉक्यूमेंटेशन। तो पहला तरीका यह है कि आप सिंपली रिएक्ट का CDN लें, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क पे इसका लिंक होगा, और उस CDN को आप अपने पेज पे लगाएं। CDN का जिसको नहीं पता आप प्लीज मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता सकता हूं आपको। ये ना हो कि मेरे कहने पे आप रगड़े जाएं और सारे कुछ हाँ हाँ करते जाएं। तो ये दो स्क्रिप्ट टैग्स हैं, इनको आप जाके जावास्क्रिप्ट को हम कहाँ ऐड करते हैं, अपने पेज के बॉटम पे जाके वहाँ पे ऐड करेंगे, और उसके बाद जो भी स्क्रिप्ट रिएक्ट में लिखना चाहिए आप लिख सकते हैं। ऑब्वियसली इसका बेसिक है, तो इट्स नॉट रिकमेंडेड, इट्स अ वे ऑफ डूइंग दैट। लर्निंग पर्पज़ के लिए ठीक हो सकता है, या आपने रिएक्ट का कोई एक छोटा मोटा फीचर या 2-3 इस तरह के करने तो हो सकता है, लेकिन इट्स नॉट रिकमेंडेड। व्हाट्स रिकमेंडेड इज, फेसबुक ने रिएक्ट किसने लिखी है, ऑब्वियसली फेसबुक का एक इंजीनियर था उसने लिखी है, और आप इसको मेंटेन भी कौन कर रहा है, फेसबुक ही कर रहा है। तो फेसबुक ने एक हमें टेम्पलेट बना के दिए खुद कि जी आपने जब भी रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाना है तो आप इस टेम्पलेट को यूज़ करो। टेम्पलेट का मतलब आपको पता है ना, कि जिसमें बेसिक चीज़ें सेटअप हुई होती हैं, एक स्कैफोल्डिंग फोल्डर स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, कौन सी फाइल किधर पड़ी होनी चाहिए। अगर आप ये खुद करेंगे, क्यों, क्योंकि नॉर्मली आपको शायद पता है या नहीं पता कि अल्टीमेटली आप जितने भी ES6 और इससे ऑनवर्ड बियॉन्ड द फीचर लिखते हैं ना, तो वो सारे के सारे जावास्क्रिप्ट में प्लेन वनीला JS में कंपाइल होते हैं और फिर रन होते हैं। और इस काम के लिए आपको एक कंपाइलर चाहिए होता है, JS कंपाइलर। वो आपका होता है वेबपैक होता है या वीट होता है। आजकल वीट का बड़ा नाम है कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट है वेबपैक से। बहरहाल वो भी ऑफिशियली उसको वो नहीं हुआ, लेकिन वो है इज़ अ बेटर वे। बहरहाल कोई भी कंपाइलर होता है, और सिर्फ कंपाइलर नहीं होता है, ये जो वेबपैक है, सॉरी, ये आपका है मॉड्यूल बंडलर है, ठीक है, कंपाइलर नहीं है। तो कंपाइलर आपका होता है जैसे बेबल है,
बेबल एक जावास्क्रिप्ट की कंपाइलर है। तो नॉर्मली वो फेसबुक ने कहा है कि एक बिगिनर को अगर अब मैं ये कहानियाँ शुरू कर दूँ कि वेब पैक क्या होता है या मॉड्यूल बंडलर क्या होता है या बेबल जेएस क्या होता है, तो फिर एक हफ्ता और लग जाएगा हमारा इधर ही कि मॉड्यूल बंडलर का काम ही क्या होता है। तो ये सारी कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एब्स्ट्रैक्ट करने के लिए या ओवरकम करने के लिए फेसबुक ने एक टेम्पलेट दिया है कि आप इस टेम्पलेट को इस्तेमाल करके रिएक्ट का प्रोजेक्ट करें तो आपको जो फोल्डर स्ट्रक्चर मिलेगा उसमें सब कुछ ऑलरेडी सेटअप हुआ होगा। आपको सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, रिएक्ट पे काम स्टार्ट करना है। उसका फोल्डर स्ट्रक्चर, उसके पीछे जो चीज़ें या जो टर्मिनोलॉजी रिक्वायर्ड होती हैं, मॉड्यूल बंडलर है, बेबल है या वेब पैक जो भी है, वो सारा कुछ आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो जो फेसबुक ने वो दिया है आपको टेम्पलेट, उसको बोलते हैं क्रॉ टेम्पलेट। क्रॉ का मतलब है क्रिएट रिएक्ट ऐप, CRA, ठीक है। तो आप यहां पे लिखेंगे जी रिएक्ट क्रॉ टेम्पलेट या सिर्फ क्रिएट रिएक्ट ऐप डायरेक्ट लिख देंगे आप, ठीक है, तो वो भी आपको मिल जाएगी। तो ये आपको मिलेगी कहां पे, फेसबुक की ऑफिशियल गिटहब रेपो पे मिलेगी, ठीक है। अगर मैं यहां पे डायरेक्ट लिख दूं क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो आप यहां ये देखें facebook/create react app और ये कहां पे है, github.com/facebook/create react app। तो ये मुझे बिल्कुल है, वो डॉक्यूमेंटेशन में लेके जाएगा और उधर जाके क्लिक करेंगे वो भी इधर ही लेके आएगा। एनीवेज, तो बेसिकली मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि फेसबुक ने इसे रखा कहाँ पे हुआ है, गिटहब पे रखा हुआ है। तो गिटहब हम भी पढ़ेंगे। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, आपका सीधा डॉक्यूमेंटेशन के पेज पे जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये कहाँ जाएगा, ये सीधा फेसबुक की गिटहब की रेपो पे जाएगा। जिन लोगों को गिटहब का नहीं पता, एब्सोल्युटली फाइन, अभी मे बी कल हम क्लास स्टार्ट ही गिटहब से करें, ठीक है, गिटहब की बेसिक्स से करें क्योंकि वो ज़रूरी है, उसके बगैर हमारा चारा नहीं है। तो इसकी आप नीचे रीडमी में जाएंगे तो ये आपको बताएगा जी कि आप लिखेंगे npx क्रिएट रिएक्ट ऐप और माई ऐप, और फिर आप cd करके माई ऐप में जाएंगे और npm स्टार्ट करेंगे। दैट्स ऑल फाइन। अगर आप खुद मैनुअली पढ़ना चाहते हैं यहाँ से तो ये आप देख लीजिए, गेट स्टार्टेड इन सेकंड्स npx क्रिएट रिएक्ट ऐप माई ऐप। तो ये वही चीज़ है जो एग्जैक्टली वहाँ पे है, और यहाँ पे थोड़ी सी इसने थ्योरी और कहानियाँ तो नहीं है, और वहाँ पे कोई कहानियाँ शानियाँ ना, कोई थ्योरी नहीं मिलेगी। बहरहाल आपको जो काम करना है, डायरेक्ट आप इनमें से कोई भी कमांड लें, npx क्रिएट रिएक्ट ऐप। ये जो npx है ना, नॉर्मली इससे पहले एक और चीज़ आपको चाहिए, एक होता है npm। npm कहते हैं नोड पैकेज मैनेजर को। अच्छा, नोड पैकेज मैनेजर क्या है, अभी मैंने jQuery की मिसाल देते हुए ना, मैंने आपको कहा था जी कि jQuery क्या है, बेसिकली एक लाइब्रेरी है, और ये किसकी लाइब्रेरी है, जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। और jQuery कहाँ से मिलती है हमें, नॉर्मली अक्सर हमें कहाँ से मिलती है, CDN से मिलती है। अच्छा, जब ये नोड आया ना, तो नोड ने मॉड्यूल वाला कंसेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, तो फिर ये फैसिलिटी हो गई कि हम अपनी एक लाइब्रेरी बना के, या इन अदर वर्ड्स एक मॉड्यूल बना के किसी सेंट्रल लोकेशन पे उसे होस्ट कर सकते हैं, ताकि पूरी दुनिया में बाकी कोई बंदा अगर उस लाइब्रेरी को या उस मॉड्यूल को यूज़ करना चाहे तो वो कर सके। तो अब एक ऐसा स्टोर है, एक ऐसी सेंट्रल लोकेशन है, एक ऐसा सेंट्रल हब है जहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में लाइब्रेरीज लिख कर रख दी गई हैं। बहुत सारी उसमें ओपन सोर्स हैं, बल्कि ज़्यादातर ओपन सोर्स हैं, यानी आपको कुछ पे नहीं करना, आप सिर्फ वो लाइब्रेरी यूज़ कर लें। जैसे फेसबुक ने क्रिएट रिएक्ट ऐप एक टेम्पलेट बनाई हुई है, और ये भी उसने कहाँ रखी होगी या कहाँ होस्ट की होगी, मे बी npm पे भी है, गिटहब पे भी है, ठीक है। तो npm क्या है, एक वेबसाइट, एक वेब प्लेटफॉर्म है जिसको आप कहें जी npmjs.com। ये एक प्लेटफॉर्म है जिस प्लेटफॉर्म पे क्या है, बहुत ज़्यादा लार्ज, यानी बहुत ज़्यादा तादाद में लाइब्रेरीज यहाँ पड़ी हुई हैं। ये एक सेंट्रल लोकेशन है, लाइक गिटहब जैसे। गिटहब कोड होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, ये क्या है, मॉड्यूल होस्टिंग या लाइब्रेरीज की होस्टिंग प्लेटफॉर्म। अब ये सिर्फ npm नहीं है, ये एक और भी है, यार्न, YARN, यार्न। और ये सिर्फ ये नहीं है, हर प्लेटफॉर्म ने अपने अपने लगाए हुए हैं। नूगेट भी है जिसने विंडोज़ वगैरह के पता नहीं नूगेट है या नजेट है, जो भी है, वो भी एक प्लेटफॉर्म है। और ये सारे के सारे प्लेटफॉर्म क्या है, बेसिकली लाइब्रेरीज को होस्ट किए हुए। समझ आ गई बात। तो हम सिर्फ npm या यार्न तक जाएंगे, बिकॉज जावास्क्रिप्ट में यही दो काम आएंगे, बाकी कहीं जाने की जरूरत नहीं। तो यार्न अगर आप लिखेंगे तो वो भी क्या है, बेसिकली इसी तरह का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे क्या है, आपकी बहुत ज़्यादा तादाद में लाइब्रेरीज होस्टेड है, और आप उन लाइब्रेरीज को यहाँ से डायरेक्ट एक कमांड के जरिए इंस्टॉल कर सकते हैं।
ठीक, तो आई एम नॉट गोइंग इनटू द यार्न, मैं ज़्यादा npm यूज़ करता हूँ, आप चाहें तो यार्न भी यूज़ करें, थोड़ा बहुत कमांड्स में डिफरेंस है, काम एग्जैक्टली सेम करते हैं, ठीक है। सो नाउ अगर आप यहाँ पे कोई भी चीज़ सर्च करते हैं, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे करता हूँ जी क्रिएट रिएक्ट ऐप, तो यहाँ पे देखें जी क्रिएट रिएक्ट ऐप, और अगर मैं इसे सर्च करता हूँ तो वही चीज़ मुझे यहाँ पे मिल जाती है। इसका प्लस पॉइंट ये है कि ये आपको स्टैट्स बताता है कि कौन सी लाइब्रेरी दुनिया में कितने लोग यूज़ कर रहे हैं, कितनी पॉपुलर है, कितनी फेमस है, कितनी अच्छी है, कितनी बुरी है, सारा कुछ आपको यहाँ पता लग रहा हो। पर वीक इसके कितने डाउनलोड्स हैं, 1,30,000 समथिंग पर वीक डाउनलोड होते हैं, फेयरली गुड इनफ। अब कुछ लोग ज़्यादातर क्रिएट रिएक्ट को छोड़ के कुछ मजीद भी आ गई हैं कमांड लेटेस्ट, वो वीट शीट और बाकी मामला, तो कुछ लोग वो यूज़ करने पड़ गए हैं, वरना इसकी यूजेज बहुत ज़्यादा था कुछ अर्सा पहले तक, ठीक है। सो आई एम नॉट एग्जैक्टली श्योर एज ऑफ नाउ के वीट जो है स्टेबल हो चुका है नहीं हो चुका है, इसलिए मैं वीट की तरफ नहीं जा रहा, मैं क्रिएट रिएक्ट ऐप की तरफ ही जा रहा हूँ। लेकिन लेटर ऑन कभी दरमियान में बताऊंगा कि डिफरेंस कोई नहीं है, सिर्फ एक कमांड दूसरी इस्तेमाल करें तो वो खुद ही बिहाइंड द सीन वेब पैक के बजाय वीट जो है वो सेटअप कर देगा और उसकी स्पीड आपको ज़्यादा लगेगी और आपको अगेन उसकी फील नहीं होगी, लेकिन ऑब्वियसली जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो एनीवेज। तो हमने क्या इस्तेमाल करना है, आप डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं npmi क्रिएट रिएक्ट ऐप। अच्छा एक बात और सुन लें, जब हम नॉर्मली अपने सिस्टम में Node.js इंस्टॉल करते हैं ना, तो Node.js के साथ npm खुद ही इंस्टॉल हो जाता है। यानी यूँ समझ लें कि Node.js के साथ npm एक कॉम्प्लीमेंट्री पैकेज है जिसको हमें एक्सप्लिसिटली इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर मैं यहाँ पे आपको जाऊँ और यहाँ पे लिखूँ cmd और यहाँ पे लिखूँ मैं npm, तो इट शुड नॉट गिव मी एन एरर, ठीक है। और अगर npm-v लिखूँ इसका वर्जन चेक करने के लिए सिर्फ, तो ये मुझे देगा 9.6.7। तो इसका मतलब ये npm कभी मैंने इंस्टॉल की है? मैंने तो नहीं इंस्टॉल की ना, मैंने तो सिर्फ लिख कर उसका वर्जन चेक किया तो खुद ही इंस्टॉल। इसका मतलब ये किसके साथ आता है? Node.js के साथ आता है npm। तो Node.js इज अ सेपरेट थिंग, npm इज अ सेपरेट थिंग, लेकिन npm कम्स इन बिल्ट विद द Node.js, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि npm की यूटिलिटी किस लिए इस्तेमाल होगी? नोड पैकेज मैनेजर के नोड के जितने भी पैकेजेस हैं, नोड की जितनी भी लाइब्रेरीज हैं, वो कहाँ होस्टेड है? npm में। तो npm से नोड की कोई लाइब्रेरी या पैकेज डाउनलोड करने के लिए हमें यूटिलिटी कमांड चाहिए, और उस कमांड को क्या कहते हैं? npm। ये Node.js के साथ बिल्ट इन आती है। तो ये लिखा हुआ देखा है npm i फॉर इंस्टॉल। npm का मतलब Node.js में जो npm की यूटिलिटी मौजूद है, जिसका काम ये है कि ये नोड npm की वेबसाइट या प्लेटफॉर्म पे जाएगी और वहां से जो भी लाइब्रेरी जिसका नाम आप मेंशन करेंगे उसको ब्रिंग इन करके इंस्टॉल कर देगी। जी बिल्कुल, ये फेसबुक की तरफ से लिखी गई एक टेम्पलेट है जिसको आप इस्तेमाल करके अपने प्रोजेक्ट का बेसिक सेटअप कर सकते हैं। और फेसबुक अनलाइक एनीबडी, उसने वो लाइब्रेरी लिखी या पैकेज लिखा और वो पैकेज उसने कहाँ रख दिया? npm, ठीक। और ये जो गिटहब है, गिटहब पे क्यों रखा? उसका सोर्स कोड है। ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स ये होते हैं जिनका सोर्स अवेलेबल होता है, किसी की कोई भी ले सकता है वो सोर्स, उसमें मॉडिफाई कर सकता है कुछ भी। तो उधर इसका सोर्स पड़ा हुआ है, इधर उस वो इटसेल्फ एग्जीक्यूटेबल फॉर्म में पड़ी हुई है। जी जितने वर्ड्स मैं इस्तेमाल कर रहा हूं बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल कर रहा हूं, बेधड़क होके वही लफ्ज बोल दें। गॉट इट? npm इज अ कमांड रनिंग यूटिलिटी। npm भी है और npx भी है। npx का मतलब होता है कि npm जब आप करेंगे तो नॉर्मली npm ये गारंटी नहीं देता कि उस लाइब्रेरी का लेटेस्ट वर्जन लाएगा। npx का मतलब ये है कि वो उस पर्टिकुलर लाइब्रेरी का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल करेगा। तो हम अक्सर npm के बजाय क्या इस्तेमाल कर रहे होंगे? npx, दैट्स इट। तो आप इनको क्या कहेंगे? दीज आर कमांड रनर या कमांड रनर यूटिलिटी, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और इनफैक्ट आप ये कोशिश लाजमी किया करें कि जब भी मैं कोई चीज पढ़ाता हूं तो उसका कंपैरिजन खुद भी जाके किया करें, क्योंकि यही इंटरव्यू का क्वेश्चन है। मैं आपको इतना बता सकता हूं ये इंटरव्यू का क्वेश्चन है, जब आपको ये पता लग गया इंटरव्यू का क्वेश्चन है तो भाई सेल्फ एक्सप्लोरेशन भी तो बनती है ना आपका। आफ्टर ऑल एक क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो जाता है, ठीक है। npm is a package manager used to install, delete and update JavaScript packages on your machine. npx is a package executor and it is used to execute JavaScript packages directly without installing them. और npm is a tool, अच्छा
व्हेन यूजर रन पैकेज कमांड इफ सर्चेस वगैरह खुद पढ़ लीजिएगा, आपको ये डिफरेंस समझ आ जाएगा। एक डिफरेंस मैंने बता दिया आपको कि npx नॉर्मली क्या करेगा, लेटेस्ट वर्जन डाउनलोड करेगा। दूसरा डिफरेंस इसने मुझे बताया यहाँ पे कहीं मैंने पढ़ा है, npm इज अ पैकेज मैनेजर यूज्ड टू इंस्टॉल, डिलीट एंड अपडेट ऑन योर मशीन। npx इज अ पैकेज एग्जीक्यूटर, npx डायरेक्ट एग्जीक्यूट कर देता है और npm इंस्टॉल करता है और फिर उसकी एग्जीक्यूशन करता है, ठीक है। तो इसके अलावा मे बी कि आपको कोई एक टेबल मिल जाए जिसमें 5-6 डिफरेंसेस जॉट डाउन हो या लिस्ट डाउन हो। बाय द वे ये भी इंटरव्यू क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा कहानियाँ हमने छेड़ दी हैं और अब हम डायरेक्टली चलते हैं। हमने करना क्या है, डायरेक्टली डॉक्यूमेंटेशन में हमने क्या कहा है, npm नहीं npx। आप npm करेंगे वो भी चल जाएगा और आप npx करेंगे तो वो भी चल जाएगा। तो आपने कोशिश करनी है किससे करेंगे, npx से करेंगे। मैंने यहाँ से इसे कॉपी किया और आपने क्या करना है, सिंपल इज़ दैट, आपने एक नया फोल्डर क्रिएट करना है और उस नए फोल्डर को आपने करना है जी कि रिएक्ट डेव, कोई भी नाम दे दें। इस फोल्डर को मैंने ओपन करना है विजुअल स्टूडियो कोड में और यहाँ पे व्हाट आई नीड टू डू इज टर्मिनल में जाना है और टर्मिनल में जाने के बाद आपने सिंपली क्या करना है, वो जो कमांड कॉपी की है ना, अब ये देखिए npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, ये क्रिएट रिएक्ट ऐप वो टेम्पलेट है जो फेसबुक ने मैंने दी है। ये माई ऐप हमारे प्रोजेक्ट का नाम है, इसको आप जो मर्जी नाम देना चाहे वो दे सकते हैं। मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर आप यहाँ कोई नाम देंगे तो इस फोल्डर के अंदर उस नाम से नया फोल्डर बना लेगा। मैं कहता हूँ नया फोल्डर ना बनाए, बल्कि जो रिएक्ट डेव है यही प्रोजेक्ट का फोल्डर हो, तो यहाँ क्या दे दें, डॉट दे दें। डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर, डॉट का मतलब क्या होता है। तो मैंने कहा जी npx क्रिएट रिएक्ट ऐप, क्रिएट रिएक्ट ऐप को एग्जीक्यूट करो और किस फोल्डर में करो, डॉट का मतलब करंट फोल्डर में एग्जीक्यूट करो। दैट्स इट एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ये इट माइट टेक लिटिल टाइम बेस्ड ऑन योर इंटरनेट स्पीड और ये एरर आ रहा है और इसके नॉर्मली अक्सर ऐसा आता है। अगर ये एरर आए तो आप सिंपली चुप करके क्या करें कि जाके कमांड प्रॉम्प्ट में जाएं और इसे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करें। हम नॉर्मली गिट बैश यूज़ करेंगे, लेकिन चूंकि मैंने भी वो गिट और गिट बैश पे आपको कुछ बताया ही नहीं है, इसलिए आई एम नॉट एक्चुअली दैट गिट बैश ही कल से यूज़ करेंगे तो उसमें ये इशू नहीं आएगा। तो मैंने कहा जी कि डेस्कटॉप पे अब मैं डॉट नहीं दे सकता क्योंकि अब मेरा करंट फोल्डर कौन सा है, system32। तो मुझे पहले किधर मूव करना है, डेस्कटॉप पे मूव करना है, ठीक है। सो लिहाजा मैं यहाँ पे क्या करूँगा, पहले DESKTOP टॉप और ये अब मुझे पहले CD यूज़र्स, ये मुझे नहीं पता कि अब मेरा सिस्टम का फोल्डर कहाँ पे है, डेस्कटॉप का फोल्डर कहाँ पे है। तो इसलिए मुझे पहले एक फोल्डर पीछे जाना है विंडोज़ में, फिर जाना है CD यूज़र्स में, एक और फोल्डर पीछे जाना है यहाँ पे, अब जाना है यूज़र्स में। हाँ अब ठीक है, ठीक है। अब ये मुझे तो अंदाज़ा है, लेकिन आप ये चीज़ें करेंगे तो घूम जाएंगे, इसलिए मैंने गिट बैश का कहा है। कल हम गिट बैश करेंगे। अगर पता है आपको तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब आप टेक्निकल है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, इस बात पे परेशान ना होइएगा, ठीक है। सो यूज़र्स में अब मुझे CD डेस्कटॉप इधर भी नहीं है, तो फिर मैं यहाँ से मैनुअली देख लूँगा कि C ड्राइव में जाएँ, यूज़र्स में जाएँ और यूज़र्स में सुपर टेक नाम है इसका, ठीक है। सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, CD सुपर टेक और अब मैं कहूँगा जी CD डेस्कटॉप और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ये और माई ऐप के बजाय मेरा करंट फोल्डर ये है। ठीक होगी बात। तो मतलब आपने आंखें बंद करके कुछ नहीं घुमाना, मतलब आपने देखभाल लेना है सही जगह भैया। इस पे भी एरर आ रहा है, आई एम एग्जैक्टली नॉट श्योर वाई ये एरर क्यों आ रहा है, ये नहीं आना चाहिए, बट ऑब्वियसली क्योंकि आज हमारा टाइम ओवर हो चुका है तो हम इसे दिस इज़ रिलेटेड टू npm नॉट बीइंग एबल टू फाइंड द फाइल। तो अब मैंने चूँकि कहा है कि क्रिएट रिएक्ट ऐप के मुतबादल भी बहुत सारी चीज़ें शायद अवेलेबल हैं, तो इसको कल ही देखेंगे हम क्यों आ रहा है ऐसा, या तो गिट बैश हालांकि हमने कमांड से रन की है, पर इट एंड एनी केस ये होगा और इसकी भला भी होगी, टेंशन लेनी तो नहीं वो आजकल नहीं आया, वो काफ़ी पहले का आया नेक्स्ट जेस काफ़ी पहले का आया और वो